हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। और आज का शानदार सेशन है क्लास 12 फिजिक्स में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जिसमें मेरे बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन यहां पर हम चर्चा करेंगे। चैप्टर 3 चल रहा है आपका और आज के इस लेक्चर में सीरीज कॉम्बिनेशन को बेहतरीन रूप से हम समझेंगे कि वास्तव में हमको सेल को कब सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना चाहिए, क्या सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना उचित है या नहीं है, इस पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा यार लास्ट तक देखा करो। और एक चीज मैं हमेशा कहता हूं प्यारे बच्चों की विधिवत तैयारी करने के लिए अभी भी आपके पास टाइम है। नोट्स लेकर के बेहतर तैयारी करो। 100 रुपए चार्ज लगता है वन सब्जेक्ट का। मेरा पर्सनल नंबर है 9685299149। मेरे से आप हमेशा 1 साल के लिए जुड़ सकते हैं, इसलिए आप लोग बेहतर नोट्स लें और तैयारी करें। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। श्रेणी क्रम संयोजन, आपने इसके पहले संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा, आपने प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा। तो जिसमें आपने पढ़ा भाई कि पहले का दूसरा सिरा दूसरे के पहले सिरे से ऐसे क्रम में जुड़ा रहता है ना, फिर दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले सिरे से, ये क्रम जुड़ता है प्यारे बच्चों। ये सीरीज कॉम्बिनेशन आपका है, यानी श्रेणी क्रम संयोजन में। अब यहां पर हम सेल का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम एक डायग्राम का निर्माण करेंगे। जैसे यहां पर मैं डायग्राम बनाता हूं, ये परिपथ है, इसमें पहला सेल जुड़ा है, ये प्लस और ये माइनस। इसका कुछ ना कुछ प्यारे बच्चों क्या है, आंतरिक प्रतिरोध होगा, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा सेल जोड़कर चलते हैं। मान लीजिए यहां पर दूसरा सेल जोड़ दिया हमने, ये प्लस है और ये माइनस है, इसका भी कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा। इसके बाद प्यारे बच्चों, इसके बाद हम और एक सेल जोड़ते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, इसका भी कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध। ऐसे क्रम में और कई सारे, मतलब हम n सेल जोड़ सकते हैं। यहां पर भी एक हमारा प्लस हो गया है ना, और यहां पे कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा। फिर प्यारे बच्चों इसको हम एक बाह्य परिपथ के सहारे जोड़ सकते हैं। तो इसको हमने जोड़ दिया। यहां पर हम यदि कह दें कि बाहर का भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, भाई कोई भी चालक तार है, जब धारा प्रवाहित करेंगे तो कुछ ना कुछ मार्ग में रुकावट उत्पन्न होता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो यदि हम चालक तार के सहारे से जोड़ते हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। तो ये हमारा डायग्राम बन जाता है। जो धारा बहती प्यारे बच्चों प्लस से हमेशा माइनस की ओर, तो ये हमने डायरेक्शन बता दिया। अब यदि मैं कह दूं कि इन सभी का, जैसे इसका विद्युत वाहक बल E हो गया, इसका विद्युत वाहक बल E हो गया, है ना, इनका भी विद्युत वाहक बल E हो गया प्यारे बच्चों, इनका भी विद्युत वाहक बल E हो गया। आंतरिक प्रतिरोध सबका R है, कितना है, R है। अब देखो यहाँ पे डैश डैश का मतलब क्या हो गया, जैसे डॉट डॉट आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस श्रेणी क्रम संयोजन में कई सारे सेल जुड़े हुए हैं। तो ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा कि भाई साहब ये जो सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन है, किस प्रकार का संयोजन होता है प्यारे बच्चों। तो सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में जो पहला सेल है उसका दूसरा भाग है वो दूसरे सेल के पहले भाग से जुड़ा होता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि पहले सेल का ऋणात्मक भाग जो है प्यारे बच्चों, वो प्यारे बच्चों दूसरे सेल के धन सिरे से जुड़ा रहता है, धनात्मक भाग से जुड़ा रहता है। इसी प्रकार से दूसरे सेल का ऋणात्मक जो भाग है, जो ऋण सिरा है प्यारे बच्चों, वो तीसरे सेल के धनात्मक भाग से यानी धन सिरे से जुड़ा रहता है। इसी प्रकार हम कई सेलों को, है ना, लगातार जोड़ सकते हैं। n सेल लेकर चल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जितना भी आपको जोड़ना हो जोड़ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहां पर थोड़ा सा यदि आप लिखोगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है प्यारे बच्चों, तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो आपका पहला सेल है उसका जो ऋणात्मक भाग है यानी ऋण सिरा जो है प्यारे बच्चों, वो आपके दूसरे सेल के धन सिरे से यानी धन ध्रुव से जुड़ा रहता है। जो दूसरा सेल है उसका ऋण ध्रुव जो है तीसरे सेल के धन ध्रुव से जुड़ा रहता है। इसी प्रकार तीसरा जो सेल है उसका ऋण ध्रुव अगले सेल के किसे, धन ध्रुव से जुड़ा रहता है। और इसी क्रम में हम कई सेलों को जोड़ सकते हैं। कुछ हिंदी है जो हम नहीं लिखा रहे हैं, आप लोग लिख सकते हो। फिर से मैं बता रहा हूं, आप चिंता ना करो। देखो जरा ये डायग्राम पहले आप समझो कि भाई साहब ये जो सेल दिख रहा है आपको, ये जो क्या दिख रहा है, सेल दिख रहा है, सेलों का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। इसमें जो पहला सेल है उसका ऋण भाग है यानी ऋण सिरा है, अर्थात आप ऋण ध्रुव कह दो, वो दूसरे सेल के धन ध्रुव से जुड़ा है। दूसरे सेल का ऋण ध्रुव तीसरे सेल के धन ध्रुव से जुड़ा है, फिर तीसरे सेल का ऋण ध्रुव अगले सेल के धन ध्रुव से जुड़ा है। इसी प्रकार हम, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम में कई सारे सेलों को जोड़ते जाते हैं। क्या करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। यहां तक यदि क्लियर हो, क्योंकि थोड़ा सा है ना, देखिए छोटा सा ही थ्योरम है लेकिन कंफ्यूज
क्रिएट करने वाला, आपके मन में संशय पैदा करने वाला है, इसलिए इसको मैं समझा रहा हूं। बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों, तो यहां तक क्लियर हो गया। ऐसे ही तो हमने प्रतिरोध में ही बताया था भाई साहब कि प्रतिरोध, कई सारे प्रतिरोधों को जोड़ दो तो भाई साहब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, फिर आपका दूसरा प्रतिरोध था उसका दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और इसी क्रम में और कई सारे प्रतिरोधों को जोड़ सकते थे। इसी प्रकार आप संधारित्रों को जोड़ सकते थे। यहां पर आप सेल का कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हो तो सेल का भी तो मैंने बताया भाई साहब, सेल का जो दूसरा, पहले सेल का जो दूसरा भाग है यानी ऋणात्मक जो ध्रुव है वो दूसरे सेल के धन ध्रुव से जुड़ा है, फिर दूसरे सेल का ऋण ध्रुव जो है वो तीसरे सेल के धन ध्रुव से जुड़ा है, फिर प्यारे बच्चों जो तीसरा सेल है उसका ऋण ध्रुव अगले सेल यानी चौथे सेल के धन ध्रुव से जुड़ा होगा, और इसी क्रम में हम कई सारे सेलों को हम जोड़ सकते हैं। तो ये आपका हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। अब मैं यहां पर मान के चलूं कि ये जो मेरा प्यारे बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन दिख रहा है इसमें कई सारे सेल हैं। मैं कह दूं कितने सेल मान लिया तो हम कह देते हैं एन सेल हैं। कितने सेल हैं? एन सेल हैं। इसमें देखो अब मैं कह दूं भाई साहब प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, तो मैंने ई मानकर चला कि सभी का विद्युत वाहक बल ई है। ठीक है सर। प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। हाँ, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। यदि बाह्य परिपथ का यदि प्रतिरोध मैं कह दूं, जो बाह्य परिपथ मैंने इसमें जोड़ कर रखा है उसका प्रतिरोध तो कैपिटल आर है। क्लियर? तो मैं मानकर चलूंगा कि माना श्रेणी क्रम संयोजन में सभी सेलों का विद्युत वाहक बल ई, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, तथा प्यारे बच्चों जो बाह्य परिपथ में जुड़ा चालक तार यानी बाह्य परिपथ का यदि हम बाह्य जो भी चालक तार है उसका प्रतिरोध कह दे कैपिटल आर है। तो इतना तो आप सिंपल तरीके से, अब यहां पर मैं पूरा लिखूंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। माना स्मॉल एन सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कितना हमने माना प्यारे बच्चों? एन। मतलब इसमें 1 2 3, ये डॉट डॉट का मतलब क्या है? जो डैश डैश आपको दिख रहा, कई सारे सेल जोड़कर रखा हमने। तो माना स्मॉल एन सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कितने सेल जुड़े हैं? एन। एन का मतलब हमें पता नहीं है, 4 6 10 8 20 कितना भी हो सकता है। ठीक है। सभी सेलों का मैंने कहा विद्युत वाहक बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध, मैंने कहा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, तथा बाह्य परिपथ का प्रतिरोध कैपिटल आर है। ये चीज तो आप लिख सकते हो सिंपल तरीके से, कोई नहीं रोक सकता यार आप लोगों को, इतना आप समझदार हो ना तो कोई रोक ही नहीं सकता है कि माना एन सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, सभी सेलों का विद्युत वाहक बल ई है, आंतरिक प्रतिरोध आर हमने माना, और बाह्य परिपथ का प्रतिरोध कैपिटल आर। अब मैं कह दूं प्यारे बच्चों कि एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है तो एन सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा? एन आर हो जाएगा। बिल्कुल सही है। यदि एक सेल का विद्युत वाहक बल ई है तो एन सेलों का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? एन ही हो जाएगा। अच्छा सर आप बता दो विद्युत वाहक बल है क्या? इस सेल में विद्युत वाहक बल आ कहां से रहा? यार समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कल आपको समझाया था कि मान लो एक सेल बनाया गया, एक पात्र में 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया गया, एक पात्र में 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया प्यारे बच्चों, यहाँ पे है ना, ये 2 इलेक्ट्रोड है, इसमें आपका विद्युत अपघट्ट है, जलीय विलयन है, और इसको हम बाह्य परिपथ से जोड़ देते हैं। यहाँ पर मान लो हमारा गैल्वेनोमीटर लगा है, तो यदि हम चार्ज को एक सिरे से प्रवाहित करें और पूरा परिपथ में घूमने के लिए जितना एनर्जी ये जो सेल है, जितना एनर्जी लॉस कर रहा है, जितना एनर्जी खर्च कर रहा है, जितना ऊर्जा लग रहा है, मतलब एक आवेश को पूरे परिपथ में घूमने के लिए, पूरे परिपथ पर प्रवाहित करने के लिए जितना सेल द्वारा कार्य किया जाता है, जितना सेल द्वारा एनर्जी खर्च किया जाता है, उसे हम कहते हैं विद्युत वाहक बल। तो भाई साहब एक सेल का विद्युत वाहक बल ई है, तो हमने कहा भाई साहब एन सेल जुड़े हैं तो सबका विद्युत वाहक बल कुल कितना हो जाएगा? तो एन ही हो जाएगा। सिंपल है। मैंने आपको पहले भी बताया कि यदि एक व्यक्ति 10 रोटी खाता है, 10 रोटी खाते हो? अरे खा लेते हैं यार, लोग बाग खा लेते हैं, अपन तो 5 4 5 ऐसे खा लेते हैं। आप लोग भी कितना खाते हो? कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, कान में खुजली हो रही भाई साहब। देखो
भाई साहब हमने कहा कि एक आदमी 10 रोटी खाता है तो 10 आदमी कितना रोटी खाएगा, तो भाई 10 का मल्टीप्लाई कर दो सर, 10 गुणे 10। ऐसे हमने कह दिया कि एक का हमारा आर है आंतरिक प्रतिरोध, तो भाई साहब एन सेल है तो एन आर हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम कह दें कि एक का विद्युत वाहक बल ई है तो भाई एन सेल है तो कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, एन ही हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई साहब यहां पर मैं कह दूं एन सेलों का विद्युत वाहक बल एन, इसलिए एन सेलों का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, एन सेलों का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, तो आप कह दोगे एन ही हो जाएगा। कोई सोचने की बात नहीं है, सिंपल है, कोई जबरदस्ती नहीं भाई साहब, ये सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। वाह, एन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, एन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा सर, एन आर। तब यदि हम कह दें भाई साहब ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध एन आर है और बाह्य परिपथ का कैपिटल आर है, बाह्य परिपथ का, ये बाह्य परिपथ की बात कर रहा है, सेल के बाहर जो है। अब यदि हम कुल परिपथ, कुल मतलब जो आपका ये परिपथ बना है, कुल हमारा जो इस श्रेणी क्रम संयोजन का जो भी आपको परिपथ दिख रहा है, तो कुल हम बता दें प्रतिरोध, तो भाई इनका प्रतिरोध और ये प्रतिरोध जो दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें। मतलब यदि हम देखो हमारे पास एक सेल का कॉम्बिनेशन है, उन सेलों का भी आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, उनको हमने जोड़ दिया, और एक बाह्य परिपथ भी है, उस बाह्य परिपथ का भी कुछ न कुछ प्रतिरोध है। और कुल प्रतिरोध की बात करें प्यारे बच्चों, तो हमारे पास जितना भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध है और बाह्य परिपथ का प्रतिरोध है उसको हम जोड़ दें तो कुल हमारे पास प्रतिरोध आ जाता है। क्या आ जाता है, कुल प्रतिरोध आ जाता है। क्लियर। तो हम यदि आपसे कह दें कि परिपथ का कुल प्रतिरोध, यहां पर लिख दें परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, तो आप कहोगे कि सर हमारे पास एन आर ही था और जोड़ दो कैपिटल आर, तो ये परिपथ का कुल प्रतिरोध आ गया। किसका प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब यदि परिपथ में बहने वाली धारा आई हो, यदि परिपथ में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा कितना हो, आई हो, तो बहने वाली धारा आई हो तो देखिएगा जरा, आई हो तो आई बराबर क्या होता है मेरे बच्चों, ओम का नियम क्या कहता है, थोड़ा देखिएगा, ओम का नियम कहता है V बराबर आई आर, है ना, V बराबर आई आर, तो I बराबर आपका V बटा आर। तो V यहां पर विभवांतर है, लेकिन यहां विभवांतर के स्थान पर विद्युत वाहक बल है। यदि खुले परिपथ में इलेक्ट्रोडों के बीच का अधिकतम विभवांतर और विद्युत वाहक बल है, मैंने परिभाषा बताया था। यदि कोई सेल है खुला परिपथ में है, मतलब धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, तब इलेक्ट्रोडों के बीच का अधिकतम विभवांतर विद्युत वाहक बल। तो भाई I यानी V बटा आर, V का मतलब विभवांतर और विभवांतर का रूप ही एक विद्युत वाहक बल है। सिंपल, आपने समझा है। तो यदि मैं कह दूं कि I V के जगह हम यहां पर कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल, सही बात है, बटा कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, है ना, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है सर, कुल विद्युत वाहक बल कितना है जरा बताओ, Ne है तो Ne कर दिया हमने। कुल आपका प्रतिरोध कितना भाई साहब, तो NR बटे NR प्लस कैपिटल आर, ये हमारा निकल कर आ गया I का मान, Ne बटा NR प्लस कैपिटल आर। यही प्यारे बच्चों जो हमारा श्रेणी क्रम संयोजन है, इसमें बहने वाली कुल धारा है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ले लीजिए। सॉरी, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब कंडीशन लगाएंगे थोड़ा सा, देखो थ्योरम इतना ही कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा कंडीशन लगाएंगे, देखना यहां तक क्लियर है, दिख रहा आप लोगों को, हाँ मजा आ रहा होगा। चलो यहां पर मैं करूंगा, देखो पूरा सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है मेरे बच्चों, जैसे मैं कराता हूं वैसे करना है आपको। कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट का मतलब ये है मेरे बच्चों, यदि हम कह दें सेल के अंदर का प्रतिरोध बहुत कम हो, या कि जो परिपथ का बाह्य परिपथ है, ये पूरा परिपथ है, कुल परिपथ देख रहे हैं, परिपथ में दो भाग हैं, एक में प्यारे बच्चों हम लेकर चलते हैं सेलों का आंतरिक प्रतिरोध और दूसरे में बाह्य परिपथ का प्रतिरोध। तो यदि मान लीजिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो, यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो, यानी कैपिटल आर का मान अधिक हो, तो जब एनआर का मान कम होगा तो एनआर की उपेक्षा कर देंगे। यदि कैपिटल आर कम होगा प्यारे बच्चों तो फिर कैपिटल आर की उपेक्षा कर दें। तो यहां पर कंडीशन फर्स्ट में हम कह रहे हैं कि यदि
एन आर का मान अत्यंत कम हो, किससे? कैपिटल आर से, कैपिटल आर से। मतलब क्या सीखा आपने? एन आर का मतलब ये हुआ कि जो आपका सेल है उसका आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है, जितने भी सेल हैं उनका आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है। तब प्यारे बच्चों, तब क्या हो जाएगा देखिएगा, तब I बराबर कितना हो जाएगा? NE बटा आर, यानी I बराबर NE बटा आर, यानी I बराबर N गुणे एक सेल में बहने वाली धारा, ठीक है। अब देखो जरा यहां पे क्या निष्कर्ष निकला। सर हमें कुछ समझ में नहीं आया, आप क्या कर दिए? देखो जरा थोड़ा सा समझिएगा प्यारे बच्चों, थोड़ा समझने की कोशिश करो। यहां पर मैंने कहा कि एन आर का मान बहुत कम हो कैपिटल आर से, मतलब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो कैपिटल आर से। तो प्यारे बच्चों हमने देखा कि एन आर बहुत कम है तो एन आर की उपेक्षा कर दी, तो एन आर यहां से हट गया, तो एन ई बटा कैपिटल आर बचा। अब एन को यदि मैं बाहर कर दूं तो ई बटा आर, ई हमारा क्या है? विद्युत वाहक बल, और विद्युत वाहक बल एक का और कैपिटल आर आपका प्रतिरोध हो गया। तो भाई साहब आपने तो सीखा है कि आपका भी बटा आर है धारा, तो यदि मैं कह दूं ई बटा आर किसी एक सेल के लिए है, एन है तो एन सेल के लिए है, एन गुणे एक सेल में बहने वाली धारा, यानी परिपथ में यदि हम बात करें, परिपथ में जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, परिपथ में सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है, तब परिपथ में कुल धारा एक सेल में बहने वाली धारा के n गुना होता है। यदि फिर से समझो, यदि परिपथ में सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है, तब परिपथ में बहने वाली कुल धारा एक सेल में बहने वाली धारा के n गुनी है, यानी n गुना धारा बह रहा होता है। एक सेल में कितना धारा बह रहा है उसमें n का मल्टीप्लाई कर दें तो कुल आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। इसको लिखोगे, अतः परिपथ में बहने वाली कुल धारा, एक चीज और लिखोगे भाई साहब, जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम हो, नगण्य हो, जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के तुलना में अत्यंत कम हो, नगण्य हो, तब परिपथ में बहने वाली धारा एक सेल में बहने वाली धारा के n गुनी होती है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? फिर से समझ लो भाई साहब मैं क्या कह रहा हूं, यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है बाह्य प्रतिरोध की अपेक्षा, तब परिपथ में बहने वाली कुल धारा का जो मान है एक सेल में बहने वाली धारा के n गुनी होती है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? अब थोड़ा आप समझो। अब यदि दूसरा कंडीशन लगा दूं प्यारे बच्चों, यहां पे मैं यदि क्लीन कर दूं, थोड़ा सा समझिएगा, यहां पे क्लीन कर दूं, यहां पे आप समझ जाओगे, वैसे भी इतना होशियार हो आप लोग। ठीक है, कंडीशन सेकंड लगाना है, ये कंडीशन फर्स्ट था प्यारे बच्चों, अब हम कंडीशन सेकंड लगाएंगे। कंडीशन सेकंड, देखो कंडीशन सेकंड में क्या है, जब आर का मान बहुत कम हो कैपिटल एन आर से, मतलब बाह्य प्रतिरोध का जो मान है अत्यंत कम हो, बहुत कम हो। ठीक है, ये मैंने गलत कर दिया, एन आर से, तब कैपिटल आर की उपेक्षा करेंगे, तब हमारा आई बराबर आएगा निकल करके कितना हो जाएगा, एन ई बटा एन आर, यानी इसको हम काट दें तो आई बराबर कितना हो जाएगा, ई बटा आर। ओ माय गॉड, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आई बराबर ई बटा आर, मतलब एक सेल में बहेगा वही कुल धारा है। देखो जरा यहां पे एन तो गायब हो गया, मतलब यदि अंदर का प्रतिरोध ज्यादा है, आर में जो हमारे पास सेल है इनका यदि प्रतिरोध ज्यादा है, थोड़ा समझने की कोशिश करो, फिर से समझना कि यदि प्यारे बच्चों सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से ज्यादा है, देखो यहां पे कम था, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कम था तो ठीक था भाई साहब, हमने धारा यदि निकालना चाहा, धारा का मान बढ़ाना चाहा तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, धारा बढ़ गई। भाई एक सेल में बहने वाली धारा के n गुनी है, मतलब एक सेल में यदि मान लीजिए 5 एम्पियर बह रहा, मान लो सपोज दैट, तो 25 सेल जोड़ दिए तो 25 पंचे 125 एम्पियर धारा बह रहा है, ये तो ठीक है।
लेकिन इसमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि जब आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो जाए बाह्य परिपथ के प्रतिरोध से, तब जो धारा का मान है, कुल धारा का मान E बटा R है, मतलब E का मतलब विद्युत वाहक बल, R का मतलब प्रतिरोध, अर्थात एक सेल में बहने वाली धारा के मान के बराबर है। कितना गड़बड़ है यार। यानी हमने श्रेणी क्रम में कई सारे सेलों को जोड़ा, ठीक है, कई सारे सेलों को जोड़ लिया आपने, लेकिन जब आंतरिक प्रतिरोध हर सेल का अधिक है, भाई साहब सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध अधिक है बाह्य प्रतिरोध से, तब कंडीशन निकल कर आ रहा भाई साहब कि यदि इनका आंतरिक प्रतिरोध अधिक है तो भले ही कितने सेल जुड़े हों, लेकिन इसका जो कुल धारा का मान है एक ही सेल के धारा के मान के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं विधिवत, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे यदि कोई दिक्कत हो प्यारे बच्चों आपको श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो बता दो आप लोग, है ना। यहाँ पे डायग्राम में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, है ना। डायग्राम में कुछ नहीं है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुल विद्युत वाहक बल भी आपको समझ में आ गया होगा, जितने भी सेल हैं उसमें n का मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पे दोनों निष्कर्ष भी निकाल लिया आपने। यहां से आपने क्या सीखा, यहां से आपने क्या सीखा, आपने यहां पे सीखा भाई साहब कि जब हमारा आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है, आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है, तो भाई साहब धारा का मान सभी सेलों के, है ना, एक सेल में जितना बहने वाली धारा है उसमें सभी सेलों का मल्टीप्लाई कर दें, यानी n गुनी है। लेकिन वहीं पे यदि आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो जाए तो फिर चाहे आप 1000 जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो धारा का मान है वो एक सेल के ही धारा के बराबर होगा। मतलब निष्कर्ष ये निकला कि भाई साहब हम यदि सेलों को जोड़ें, यदि हम सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ें तो उनका जो आंतरिक प्रतिरोध है कम होना चाहिए। यदि आंतरिक प्रतिरोध अधिक हो गया तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए कंडीशन होना चाहिए हमेशा के लिए कि प्यारे बच्चों जो सेल है उनका आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए। समझ में आया? अर्थात यदि कह दिया जाए कि भाई साहब की इस स्थिति में श्रेणी क्रम में यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा है, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा है, तो भाई साहब श्रेणी क्रम जोड़ना चाहिए कि नहीं, तो फिर जोड़ने का कोई फर्क नहीं होना चाहिए। तो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कम होना चाहिए तभी इसे श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, इतना याद रखना। ये चीज थोड़ा सा फैक्ट वाला चीज है। तो उम्मीद करता हूं यदि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बनेगा, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पे यदि नए हैं सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। प्यारे बच्चों आपको दिक्कत हो किसी भी चीज पर तो आप नोट्स ले सकते हैं, बेहतर रूप से तैयारी कर सकते हैं। और प्लीज आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि शेयर कर दिया करो ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा हेल्प हो सके और हमारा भी थोड़ा सा आप लोगों की मदद से, है ना, कुछ हो सके। तो बार बार कहने की कोई ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों, अब आप लोग समझ ही गए होंगे। अपने देश से प्रेम करने वाले, सेशन को पसंद करने वाले जय हिंद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।